वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एग्जाम सीरीज सीबीएसई का टर्म 1 बुक 1 का चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इससे पहले मैं चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसको जरूर से देखना। उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अभिकथन कारण और केस स्टडी बेस और कार्टून और चित्र बेस, या यूं कह लो कि पिक्चर बेस क्वेश्चंस कराए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव कराए हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू करेंगे। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बाद में अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको अभिकथन कारण और केस स्टडी बेस क्वेश्चन कराऊंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो यह है हमारे सामने पहला क्वेश्चन, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1917 में सोवियत संघ या सोवियत समाजवादी गणराज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे माना जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे काफी चांस है कि यह पूछा जाए। तो शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह बोला जाता है बर्लिन की दीवार को, ऑप्शन ए। बर्लिन की दीवार कब गिरा दी गई? इसमें जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे वो काफी कंफ्यूजिंग दिए जाएंगे। तो 1986, 1989, 84, 1950। याद रखना कि आपसे डेट भी और मंथ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सबको पता है कि 89 है तो आसान है। तो आप इसको डेट के साथ ही याद रखेंगे, ऑप्शन बी, 9 नवंबर 1989। खासकर कि मंथ तो कम से कम आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? उसका इंटीग्रेशन कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं? हालांकि जर्मनी का एकीकरण 1989 बर्लिन की दीवार गिरने के बाद हो गया था, लेकिन बोला यही जाता है कि शीत युद्ध के बाद या शीत युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मनी का एकीकरण या इंटीग्रेशन हुआ। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों से है? दूसरी दुनिया मतलब सेकंड वर्ल्ड। हम सबको पता है कि विकास, डेवलपमेंट के आधार पर दुनिया को 3 भागों में बांटा जाता है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। तो हमें बताना है इसमें से दूसरी दुनिया का देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। भारत तीसरे विश्व का है, पाकिस्तान भी तीसरे विश्व का है, अमेरिका प्रथम विश्व का देश है और चीन दूसरे विश्व का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की समाजवादी या साम्यवादी क्रांति कब हुई? मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैं फिर से बता रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को। समाजवादी जो शब्द है वो रूस या सोवियत संघ के लिए एग्जैक्ट सही नहीं बैठता है। एग्जैक्ट जो शब्द बैठता है वो साम्यवादी है। अगर कहीं आपके सामने साम्यवादी और समाजवादी में चॉइस आती है तो आप सोवियत संघ के लिए साम्यवादी का ही यूज या उसको ही चूज करोगे। तो साम्यवादी क्रांति कब हुई? हम सबको इसका आंसर पता है, 1917 में। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ में किस दल का शासन था? कांग्रेस पार्टी, पूंजीवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, या कोई नहीं? तो इसका आंसर बहुत आसान है, कम्युनिस्ट पार्टी। हो सकता है कि कई बार वो आपको ऑप्शन बदले, कम्युनिस्ट पार्टी की जगह पर वो आपको साम्यवादी पार्टी दे, तो आपको साम्यवादी पार्टी चूज करना है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी ये बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को आपस में मिलाकर बनाया गया? 11 गणराज्यों को, 5, 10 या 15 गणराज्यों को? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का वह कौन सा गणराज्य था जो कि सभी फैसलों या डिसीजन में अहम या यूं कह लो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट भूमिका या रोल निभाता था? रूस, यूक्रेन, बेलारूस? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रूस गणराज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आप यूं भी कह सकते हैं ज्यादातर जो सोवियत संघ के सारे अहम या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे वो रूस गणराज्य के द्वारा ही लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? 1980 के मध्य दशक में, 1970 के मध्य दशक में, 60 के मध्य दशक में, या 50 के मध्य दशक में? तो इसका करेक्ट आंसर आता है ए,
1980 के मध्य दशक में गोर्बाचोव सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्य कौन से थे? देखो, हम सबको पता है कि 15 गणराज्य थे, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा करी, उन गणराज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। रूस, यूक्रेन, बेलारूस या सभी। तो 3 ये वो महत्वपूर्ण या बड़े गणराज्य थे जिन्होंने सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इन तीनों ने ही घोषणा की थी सबसे पहले अलग होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, CIS का पूर्ण नाम क्या है? हालांकि आपको ऑप्शंस मिलते जुलते दिखाएगा, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? यहां उत्तराधिकारी से मतलब यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जब उसके टुकड़े हुए तो उसके परमाणु हथियार, उसके वीटो पावर, सारे अंतरराष्ट्रीय समझौते करार किसको दिए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूस उसका उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसएसआर का पूर्ण नाम क्या है? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसका पूर्ण नाम आपको या फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। इसके फुल फॉर्म में काफी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए बड़े ठीक से इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बर्लिन के दीवार से संबंधित नहीं है? यह दीवार 1961 में बनी और पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी। यह 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दीवार थी, 28 वर्षों तक खड़ी रही, या इसे 9 जनवरी 1989 को तोड़ा गया। देखो, हालांकि जर्मनी की दीवार या यूं कह लो बर्लिन की दीवार को तोड़ा 1989 में ही गया था, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन वो आपको जरूर देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है 1989 था, लेकिन आपके सामने याद रखना ये डेट अलग होगी, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट डेट से याद रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे कि एग्जैक्ट डेट और मंथ क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन और खुलापन। हम सबको पता है पेस्त्रोइका और ग्लासनोस्ट नाम से 2 नीतियां अपनाई गई थी, ये किस नेता ने अपनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गोर्बाचोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका निर्माण 1961 में किया गया। बर्लिन की दीवार ने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का निर्माण किया। नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार शांति का प्रतीक थी, तो हम सबको पता है कि बर्लिन की दीवार जो है वो शीत युद्ध का प्रतीक थी, शांति का प्रतीक नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्लादिमीर लेनिन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनके बारे में कौन सा कथन गलत है। वह बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, 1917 की रूसी क्रांति के नायक या यूं कह लो हीरो थे, उनका योगदान सोवियत संघ में अधिक नहीं था और वो समाजवादी सोवियत गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर बहुत आसान है, सी, उनका योगदान सोवियत संघ में अधिक नहीं था, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में किन 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की? मैंने अभी पहले भी बताया था, यूक्रेन, बेलारूस और रूस। इन तीनों देशों का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, इन तीनों ने ही सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब और कितने गणराज्यों में हुआ? तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, 1991 में हुआ और 15 गणराज्यों में हुआ। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा समूह बाल्टिक गणराज्यों के संदर्भ में सही है? याद रखना स्टूडेंट्स, जो 2 चीजों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बाल्टिक गणराज्य और बल्कान गणराज्य। तो आपको इसका आंसर बड़े ध्यान से देना है। बाल्टिक गणराज्यों में 3 राज्यों के नाम आते हैं, वो नाम है एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया।
आपको इनको मैप में भी याद रखना है, मैप में भी देख लेना इन तीनों की लोकेशन कहां पर है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था या बनाया गया था? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या अमेरिका? काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विश्व बैंक को ही ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन शॉक थेरेपी का मॉडल विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इन दोनों ने ही मिलकर बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन के उत्तराधिकारी थे स्टालिन, पुतिन, मिखाइल गोर्बाचोव या ट्रोटस्की? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टालिन। सभी स्टूडेंट्स को मैं यहां जरूर बता दूं कि लेनिन को सोवियत संघ का अगर संस्थापक बोला जाता है तो स्टालिन को सोवियत संघ का निर्माता बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने का स्टालिन को ही जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हथियारों की होड़ में कमी आई, शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के ओर हुआ, सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों में हुआ, विश्व युद्ध की शुरुआत? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व युद्ध की शुरुआत। विश्व युद्ध की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के बाद नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही या अंकुश और रूस की प्रमुखता या केंद्रीयता, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, तकनीक में पश्चिमी देशों से पीछे हो जाना और राष्ट्रवादी तथा संप्रभुता की भावना का उदय होना या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी। आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले क्लियर कर दूं इसलिए दे जाते हैं, देखो सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स की नॉलेज तो डीप में होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए सोवियत संघ के विघटन के सारे कारण क्या थे, परिणाम क्या थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस देकर आपकी नॉलेज का दायरा बढ़ाया जा रहा है, ब्रॉड किया जा रहा है। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ठीक से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी के परिणामों में से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पूर्णतः असफल हुई और रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, खाद्यान्न संकट और माफिया वर्ग का उदय हुआ, समाज कल्याण की व्यवस्था नष्ट हो गई और उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया, या उपरोक्त सभी सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सारे ऑप्शंस सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सत्ता के दो केंद्रों या ध्रुवों का होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, दो ध्रुवीयता कहलाता है, बाइपोलैरिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में से इनमें से कौन सा सही नहीं है? न्यूनतम जीवन की स्तर की सुविधा, उन्नत संचार प्रणाली और बेरोजगारी का ना होना, नियोजित अर्थव्यवस्था और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, या उपरोक्त सभी सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इसे कितने ध्रुवीय या कितने ध्रुवीयता विश्व की संज्ञा दी जा सकती है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन सी, बहुध्रुवीयता, मल्टीपोलर वर्ल्ड की संज्ञा आजकल के दुनिया को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में युगोस्लाविया की विखंडन से निर्मित देश कौन से थे? बोस्निया हर्जगोविना, चेक और रिपब्लिक, चेचनिया दागिस्तान या लातविया और एस्टोनिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि युगोस्लाविया के विखंडन से बहुत सारे देश बने, लेकिन सबसे पहले जो अलग हुए वो थे बोस्निया और हर्जगोविना। इसके आगे भी और भी टुकड़े हुए, जैसे कि आपको सर्बिया, क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो, लेकिन शुरुआत में ये दो ही अलग युगोस्लाविया से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशियाई देशों के समूह में कौन सा सही है? हालांकि मध्य एशियाई देशों में बहुत सारे देश हैं, लेकिन आपके सामने जो अभी ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा आपके सामने जो और ऑप्शन आ सकते हैं वो तुर्कमेनिस्तान भी आ सकता है, किर्गिस्तान भी आ सकता है। तो आपको ये मध्य एशिया के 5 गणराज्यों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब स्प्रिंग का आरंभ कब से माना जाता है? तो हम सबको इसका आंसर बड़ा आसान है, आसानी से पता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी,
2010 से अरब स्प्रिंग का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब स्प्रिंग शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? अरब में 18वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए, 19वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए, 20वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अरब स्प्रिंग के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अरब स्प्रिंग या अरब में क्रांति हुई वो 21वीं शताब्दी में हुई, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी का मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनीशिया में आरंभ अरब क्रांति किसके विरोध में हुई? तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारण, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सारे ही इन कारणों की वजह से ट्यूनीशिया में अरब क्रांति की शुरुआत हुई। होस्नी मुबारक का संबंध निम्न में से किस देश की सत्ता से है? अरब, इजराइल, मिस्र या इराक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिस्र या इजिप्ट से होस्नी मुबारक का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब स्प्रिंग क्रांति का प्रभाव अन्य किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? यमन, लीबिया या सीरिया, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी देशों में अरब स्प्रिंग या क्रांति का प्रभाव पड़ा। यूं कह लो कि ट्यूनीशिया से हुई क्रांति इन सभी देशों में धीरे धीरे आगे फैली। अरब स्प्रिंग क्रांति के क्या उद्देश्य थे? लोकतंत्र की स्थापना, सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे, तानाशाही का खात्मा, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अरब क्रांति हुई। बोनस क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें जल्दबाजी दिखाएंगे और इसको गलत रिस्पॉन्स दे देंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, और अगर आप सही आंसर दे पाए तो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो, उसके बाद जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से आपको आंसर देना है। 47 में, 61 में, 48 में या 62 में? मैं 3 या 5 सेकंड का गैप ले रहा हूं, इसके अंदर अगर आपको आंसर पता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख देना वो साल, और आप बताना जरा मुझे कि आप सही थे कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 48। याद रखना, नाकेबंदी और दीवार का खड़ा होना ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो आप ये क्लियर कर लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत प्रणाली से संबंधित नहीं है? 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी, इसमें अर्थव्यवस्था अनियंत्रित और अव्यवस्थित थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण अर्थव्यवस्था अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित थी। पूरी कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी का पूरा अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण था, और पूरी व्यवस्थित थी, पूरी नियोजित थी, पूरी प्लानिंग के साथ अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखा गया था या काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन के कारण से संबंधित नहीं है? रूस गणराज्य सभी फैसलों में अहम भूमिका निभाता था, बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों से पीछे रह जाना, सोवियत संघ अपने नागरिकों को राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, कम्युनिस्ट पार्टी ने 90 सालों तक प्रभुत्वकारी शासन किया। देखो सारे ही ऑप्शन देखकर लगेगा कि यार सारे ही तो कारण थे सोवियत संघ के विघटन के, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने 90 सालों तक शासन नहीं किया, 70 सालों तक किया। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्रीकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है? 21वीं शताब्दी से, मुख्य रूप से 2009-10 के बाद, केवल ए या ए और बी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों से ही पश्चिमी एशिया में लोकतंत्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 से पूर्व
अरब देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली को देखा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, तानाशाही को देखा जाता था और इसी के विरोध के कारण अरब स्प्रिंग या अरब में क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनीशिया में विद्रोह की शुरुआत का तात्कालीन कारण क्या था? 14 दिसंबर 2007 को मोहम्मद खिलजी का आत्मदाह, मोहम्मद बरौनी का आत्मदाह, मोहम्मद अंसारी का आत्मदाह या 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाउजीजी का आत्मदाह? तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाउजीजी ने जो आत्मदाह या खुद को जो आग लगाई, उसको ही ट्यूनीशिया में विद्रोह का तात्कालीन कारण माना जाता है। हालांकि सिर्फ 14 दिसंबर 2010 को उन्होंने आत्मदाह किया था, खुद को आग लगाई थी, लेकिन उनकी मृत्यु 14 दिसंबर 2010 को नहीं हुई थी। ये बात आप ठीक से याद रखना, वो जनवरी में हुई थी, जनवरी 2011 में। तो आपको ठीक से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं या याद रखने। ऑप्शन डी हमें पता लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 के पश्चात मिस्र में लंबे समय तक सत्ता में रहे नेता का नाम बताइए। तो इसका आंसर बहुत आसान है, हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं, होस्नी मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता की पुकार शासन का खात्मा हो, यह नारा किस क्रांति में प्रयोग किया गया? अरब स्प्रिंग, रूसी स्प्रिंग, अमेरिकी स्प्रिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरब स्प्रिंग या क्रांति में जनता की पुकार शासन का खात्मा हो का नारा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब स्प्रिंग क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके सारे ही ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो देखोगे ये सारे ही अरब स्प्रिंग के कारण थे। तानाशाही, मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा था, जनता असंतोष में थी, आर्थिक असमानता थी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था, ये सब कारण ने मिलकर ही अरब स्प्रिंग को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? उदारवाद की स्थापना, साम्यवाद की स्थापना या पूंजीवाद की स्थापना? तो इसका आंसर बहुत आसान है, साम्यवाद की स्थापना सोवियत प्रणाली में राज्य की प्रमुख प्राथमिकता या प्रायोरिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिस येल्सिन किस वर्ष रूस के राष्ट्रपति बने? 1918 में, 1991 या 1991 में, 1920 में या 1919 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1991 में बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। मध्य एशिया में तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? 5 वर्ष 1990 से 1995, 10 वर्ष 1991 से 2001, 7 वर्ष 1990 से 1997 या 9 वर्ष 1990 से 2000 लिखा हुआ है, वैसे इसका 1999 आएगा 9 वर्ष के हिसाब से, तो आप इसे 9 वर्ष मान के चल सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 10 वर्ष 1991 से 2001। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार आया भी हुआ है, तो इसको ठीक से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, उद्योगों का निजीकरण हो गया या निजी क्षेत्रों को बेचा गया, रूस की मुद्रा रूबल में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूस की मुद्रा रूबल में वृद्धि नहीं हुई थी, नाटकीय रूप से गिरावट हुई थी। तो आपको ये ऑप्शन बड़े ध्यान से चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है? याद रखना, यहां पर कई बार आपको कंफ्यूज किया जाएगा, बाल्टिक गणराज्य है नहीं है, बल्कान राज्य है नहीं है, तो आपको क्वेश्चन को देख के बहुत ठीक से आंसर करना है। तो एस्टोनिया, यूक्रेन, लातविया या लिथुआनिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूक्रेन एक बाल्टिक गणराज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? चेचनिया उज्बेकिस्तान, चेचनिया दागिस्तान, उज्बेकिस्तान दागिस्तान या किसी में नहीं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर है चेचनिया और दागिस्तान। याद रखना, इसके भी बहुत चांस है आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में सोवियत संघ में
हुए तख्ता पलट का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर आने वाला व्यक्ति या नेता कौन था? बोरिस येल्सिन, मिखाइल गोर्बाचोव, निकिता क्रुश्चेव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोरिस येल्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? निजी संपत्ति की समाप्ति, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष को कोई स्थान नहीं, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। कभी भी सोवियत संघ की यह प्राथमिकता नहीं रही, बल्कि सोवियत संघ में या साम्यवाद में अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण और कड़ा नियंत्रण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं से संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता देना, अन्य किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व को स्वीकार ना करना, शासन द्वारा नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार से संबंधित इन कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह पूंजीवादी और साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। इसका निर्माण 1961 में किया गया। 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया। लास्ट ऑप्शन है, यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यह एकीकरण का नहीं, जर्मनी के विभाजन का प्रतीक थी या शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल का परिणाम नहीं है? महाबिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र नागरिकों को दिए गए, अधिकांश नागरिकों ने इनको काला बाजारियों के हाथों बेच दिया, रूसी मुद्रा रुपये में गिरावट के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई, रूस का पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा समाप्त या नष्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहां मुद्रा में थोड़ी सी कंफ्यूजन दी गई है। रूस की मुद्रा हम सबको पता है रूबल है, रुपया नहीं। तो सब लोग देखेंगे कि यार गिरावट तो हुई थी, लेकिन मुद्रा के नाम पे शायद ध्यान ना जाए। तो इस तरह के घुमा फिराकर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ा? 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको इसका आंसर पता है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, जनता को आर्थिक आजादी थी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन सी, जनता को किसी प्रकार की आर्थिक आजादी सोवियत संघ में नहीं थी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ना, थोड़ा घुमाकर लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया। इन सभी देशों की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाल दिया गया। इन देशों को क्या कहा गया या कहा जाता है? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया या चौथी दुनिया? तो हम सबको इसका आंसर पता है, बी, दूसरी दुनिया इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इस लैंग्वेज को पलटा जा सकता है, जिन देशों की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की राजनीतिक समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया, उनको कौन सा देश कहा जाता है? तो दूसरी दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की? 1989 के जनवरी में, 1992 के दिसंबर में, 1991 के मार्च में या 1991 के दिसंबर में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दिसंबर 1991 में तीनों गणराज्यों ने, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने? तो हम सबको इसका आंसर पता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिखाइल गोर्बाचोव। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से देखना। हंगरी में जन विद्रोह के दमन में या जन विद्रोह के दमन के संकट में कौन से नेता शामिल थे? स्टालिन, लेनिन, मिखाइल गोर्बाचोव या निकिता क्रुश्चेव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। निकिता क्रुश्चेव जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे तो 2 जगह दमन उन्होंने किया था। उनके शासनकाल में 2 जगह पर विद्रोह हुए थे, कांगो संकट, हंगरी संकट। और इन दोनों ही संकट में जो जन विद्रोह हुए थे तो उनका दमन निकिता क्रुश्चेव ने या उनके शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से कब इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर बहुत आसान है, बी, 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत या मालिकाना हक का सबसे प्रभावी रूप निम्न होगा: निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व या अर्ध सार्वजनिक स्वामित्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निजी स्वामित्व को मिल्कियत या मालिकाना का सबसे प्रभावी रूप माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के बाद कौन सा देश कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया? रूस, बेलारूस, युगोस्लाविया या यूक्रेन? यहां पे यूक्रेन आ गया है, बेसिकली टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, ये यूक्रेन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, युगोस्लाविया के इतने टुकड़े हुए कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन युगोस्लाविया के टुकड़े से ही ये बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, यहां तक कि आगे मोंटीनीग्रो इत्यादि इत्यादि टुकड़े हुए। कोसोवो संकट, कोसोवो में भी यही चल रहा है कि अलग से। तो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा मार सोवियत संघ के विघटन के बाद जिस देश ने झेली है तो वो युगोस्लाविया ने ही झेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? याद रखना, आपको आंसर पता होता है, लेकिन जब ऑप्शन पढ़ो तो ठीक से पढ़ो, क्योंकि कई बार एक ऑप्शन के साथ दूसरा ऑप्शन भी मिला दिया जाता है। जैसे पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन था, यह ठीक है, हमें पता है। और क्या वह गृह युद्ध का भी प्रतीक थी, लेकिन हो सकता है इसकी जगह वो शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह दे देता। तो ऐसे में आपके सामने ऑप्शन 1, 2 दोनों ही सही होते, लेकिन हमें यहां पता है कि वह गृह युद्ध का प्रतीक नहीं थी। तो यहां आएगा केवल बी ऑप्शन, केवल 1 यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ ने भारत के किन संयंत्रों में आर्थिक मदद की, या क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, सोवियत संघ की सहायता से भारत में किन संयंत्रों या उद्योगों की स्थापना की गई? तो इसके ऑप्शन आपके सामने आएंगे, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में इस्पात उद्योग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन दोनों की ही स्थापना सोवियत संघ की मदद से भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में की गई। तो यह भी पूछा जाए तो यह भी अब आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में सोवियत संघ के विखंडित होने से रूस से मित्रता कर भारत को किन क्षेत्रों में लाभ पहुंचा? कारगिल संघर्ष के दौरान रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का समर्थन किया। ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए रूस ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति करी। तो रूस भारत का बहुत पुराना और सच्चा मित्र रहा है। इन दोनों ही में रूस ने भारत की मदद की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों में ही भारत को रूस से संबंध का लाभ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल या CIS का जन्म, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य पूर्व में संकट सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में भारत रूस समझौते में हस्ताक्षर हुए
देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षों की मैत्री संधि हुई 1971 से 1991, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद यह 10 साल कोई खास बड़ी संधि नहीं हुई। लेकिन 2001 में भारत और रूस के बीच फिर से 20 वर्षों की मैत्री संधि को दोबारा किया गया। तो 2001 से 2021 तक की है यह संधि। इसमें कितने द्विपक्षीय, दो पक्ष भारत और रूस, ये दो पक्ष हो गए, इन दो पक्षों या भारत और रूस में कितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है 80। तो ये ऑप्शन बी, 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के 7 साल बाद किस गणराज्य में हिंदुस्तानी फिल्में, या यूं भी पूछा जा सकता है हिंदी फिल्में, सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई? तो इसके ऑप्शन है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान में हिंदी फिल्में बहुत प्रसिद्ध हुई। और यहां पर हमारे जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, इनको यहां बहुत पसंद भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2011 में टाइम पत्रिका ने अरब विरोधियों को किस खिताब से नवाजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है द पर्सन ऑफ द ईयर। याद रखो मैं यहां ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, हो सकता है आपके सामने ऑप्शन थोड़े मिलते जुलते आए, लेकिन आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। तो वो कौन कौन से दो हिस्से थे जिसमें वो बट गया? चेक गणराज्य और स्लोवाकिया गणराज्य। तो ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप में ऐसा कौन सा राज्य था जो शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया? या हो सकता है कि आपसे अलग अलग लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को पूछा जाए। तो केवल एक ही राज्य ऐसा था या देश ऐसा था जो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप में बिल्कुल शांति से दो भागों में बटा। बाकी हर देश में जहां जहां टुकड़े हुए वहां हिंसा, भयानक मारकाट इत्यादि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शरीफ किस देश से ताल्लुक रखते हैं? पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान या तजाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था सोवियत संघ, ईरान, अफगानिस्तान से। अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराकी हमले से, मिस्र, फिलिस्तीन, ईरान और इराक के झगड़े से। तो इसका करेक्ट आंसर है ख या बी, अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की समर्थित सेनाओं के साथ इराकी हमले से हम प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी मुक्ति अभियान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई या लीडरशिप वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल थे। अब देखो आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, प्रथम खाड़ी युद्ध भी हुआ और द्वितीय खाड़ी युद्ध भी हुआ, लेकिन प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका भले ही सारी सेनाओं का कमांडर था, 34 देशों की सेनाओं ने हमला किया और अमेरिका उसका कमांडर था या सेनापति था सब देशों की सेनाओं का, लेकिन प्रथम खाड़ी युद्ध यूएनओ के झंडे तले हुआ, परंतु दूसरा खाड़ी युद्ध यूएनओ की मंजूरी से नहीं हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध में 34 देशों की सेना शामिल थी, लेकिन 75% सेना और सैन्य साजो सामान अकेले अमेरिका का था। और प्रथम खाड़ी युद्ध में 34 देशों की मिलीजुली सेना थी, लेकिन द्वितीय खाड़ी युद्ध में 40 देशों की मिलीजुली सेना थी। तो यह बात आपको ठीक से याद रखनी है। दूसरा ऑप्शन है, इराक पर हमले का कारण बताते हुए यह बोला गया कि इराक के पास सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए यह हमला किया जा रहा है। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ले ली गई थी। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से तगड़ी चुनौती नहीं मिली। तो इसका करेक्ट आंसर है ग। मैंने पहले ही बताया, प्रथम खाड़ी युद्ध में यूएनओ की मंजूरी ली गई थी, या प्रथम खाड़ी युद्ध यूएनओ के झंडे तले हुआ था, लेकिन द्वितीय खाड़ी युद्ध में सेकेंड गल्फ वार में यूएनओ की मंजूरी नहीं मिली थी, अनुमति नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 जंगों की एक जंग की बात किसने कही थी? जॉर्ज बुश,
बिल क्लिंटन, सद्दाम हुसैन या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ग या सी। सद्दाम हुसैन ने कहा था द्वितीय खाड़ी युद्ध के वक्त की अगर जंग हुई तो ये 100 जंगों की जंग होगी, अमेरिका की मां बहनों को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेशन द्वारा अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया? ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, वीडियो गेम वॉर, कंप्यूटर युद्ध या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है का या ए, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच के द्वारा अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर हमला किया। यहां मैं ये भी बता दूं, अमेरिका ने ये जवाबी कार्रवाई की थी क्योंकि अलकायदा के समर्थित आतंकियों ने या अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका के केनिया की राजधानी नैरोबी और तंजानिया के दूतावास एम्बेसी को बम से उड़ा दिया था। उसके बदले ये ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच हुआ था। इसके अलावा वीडियो गेम वॉर या कंप्यूटर युद्ध, ये दोनों शब्द प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए इस्तेमाल भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, वीडियो गेम वॉर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ख या बी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देखो, प्रथम खाड़ी युद्ध के कई नाम है। प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वीडियो गेम वॉर और कंप्यूटर युद्ध। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हां, द्वितीय खाड़ी युद्ध या सेकंड गल्फ वॉर का एक ही कोड नेम है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम या इराकी मुक्ति अभियान। तो स्टूडेंट्स, मैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अभिकथन और कारण वाले प्रश्न और केस स्टडी और चित्र या कार्टून और पिक्चर वाले प्रश्न या क्वेश्चन को अपलोड करूंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।